बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद यासिर हयात मलिक। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का कोर्स हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर 5 है आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के बारे में। किसी रैंडम वेरिएबल की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट लेक्चर के पहले डिस्कस कर लेंगे। उसमें हमने क्या किया था कि हमने रैंडम वेरिएबल लिया। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल में हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देखा, फिर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल देखा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसके पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फिर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उसके अगर दो रैंडम वेरिएबल हों जिसको हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहा था तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सेम ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ी कि अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स के केस में कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन क्या चीज है, और वो अगर दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं। ये था हमारा लास्ट का लेक्चर। इसके रेलेवेंट हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए थे। ऑप्सो आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कि व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। सिंपल वर्ड्स में हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस अरिथमेटिक मीन। सिंपल मीन जो हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में, अरिथमेटिक मीन वो क्या होता है, हमने वो पढ़ा था कि सम, हम नंबर को सम करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कर लेते हैं तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाती है, तो उसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो ये भी वही है, आपके पास मीन को ही एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। तो अब हम देखते हैं अगर सिंगल वेरिएबल है या एक से ज्यादा वेरिएबल है तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगा। तो लेट ए डिस्क्रीट, पहले हम डिस्क्रीट का केस देख रहे हैं। लेट ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैव पॉसिबल वैल्यूज x1, x2, so on, xn and so on with corresponding probabilities f of x1, f of x2, so on, f of xn and so on such that sum of all the probabilities equals to 1। ये हमारे पास सारी probabilities हैं। x1, x2, xn एंट्रीज हैं, वेरिएबल्स हैं, उनकी corresponding probability x1 की corresponding probability f of x1, x2 की corresponding probability f of x2 है, xn के corresponding probability f of xn है, और so on। तो हमारे पास इसका सम क्या बन गया, समीशन f of x equals to 1। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर डिस्क्रीट का केस हो तो हम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर आता है, और कॉन्टिन्यूस का केस में इंटीग्रल लें प्रोबेबिलिटीज का तो उसको भी 1 आना चाहिए। So then the mathematical expectation or the expectation or the expected value of x denoted by e of x is defined as e of x equals to x1 f of x1 plus x2 f of x2 plus so on xn f of xn plus so on, which is equal to summation I varies from 1 to infinity xi f of xi provided it converges absolutely। सिंपल वर्ड्स में क्या है, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर होती है कि हमारे पास जो वेरिएबल है और उसको उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें। जितने वेरिएबल हैं उतने ही करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करें, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा। The sum converges absolutely if and only if summation x mod f of x is finite। अगर हमारे पास वेरिएबल का मैग्नीट्यूड ले लें और एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके सम ले लें, अगर ये हमारे पास सम फाइनाइट आए तो हम बोलते हैं जो हमारे पास सम है एक्सपेक्टेड वैल्यू के वो कन्वर्ज एब्सोल्युटली, सम कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। तो यही चीज जो हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बात की डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा, इफ द रैंडम वेरिएबल x is continuous with probability density function f of x, then expected value of x equals to integral from minus infinity to infinity x multiply f of x dx provided the integral converges absolutely। वहाँ पे सम की बात होती है डिस्क्रीट में, तो यहाँ पे इंटीग्रल की बात होती है, यहाँ बोलेंगे इंटीग्रल कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, दैट इज इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी x mod f of x dx इज फाइनाइट। फाइनाइट कोई भी नंबर, डेफिनेट नंबर हमारे पास आ जाए, पॉइंट्स में आंसर आ जाए, मीन हमें फाइनाइट आंसर चाहिए। तो हमारे पास ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का फार्मूला है। इसमें भी यही है कि हमारे पास वेरिएबल को हम उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Clearly, the definition of mathematical expectation in the case of a continuous random variable is essentially the same with the summation being replaced by integral। जिस तरह लास्ट लेक्चर में भी हम बात कर चुके हैं कि डिस्क्रीट में हम समेशन साइन यूज करते हैं, और जब समेशन साइन को हम इंटीग्रल साइन से रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का केस बन जाता है। तो ये फार्मूला है इसका कॉन्टिन्यूस का विद इंटीग्रल, और समेशन के साथ होगा तो हम बोलेंगे हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में।
इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट होगा व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर आप कॉइन्स को 3 दफा टॉस करें या 3 कॉइन्स को टॉस करें तो आपके पास नंबर ऑफ हेड्स कितने अपीयर होंगे, उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी। प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी। सेकंड पार्ट, what is the expectation of the number of failures preceding the first success in an infinite series of independent trials with constant probability of success? सेकंड पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स है हमारे पास। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं कि हमने कॉइन को 3 दफा टॉस करना है या हमने 3 कॉइन्स टॉस करने हैं, एक ही बात है। तो इसको हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी, सैंपल स्पेस हमने 3 कॉइन टॉस किए, तीनों हेड आ सकते हैं। दो कॉइन्स पे हेड आए, तीसरे पे टेल आए, पहले कॉइन पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे हेड आए। एक और पॉसिबल ऑप्शन है कि पहले कॉइन पे टेल आ जाए, बाकी दो पे हेड आए, फिर पहले दो पे टेल आए, तीसरे पे हेड आए, फर्स्ट पे टेल मिल जाए, सेकंड पे हेड मिल जाए, थर्ड पे टेल मिल जाए, फर्स्ट पे हेड मिले, बाकी दोनों पे टेल मिले और तीनों टेल मिले। ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉसिबल ऑप्शन है। क्योंकि कॉइन के 2 पॉसिबल ऑप्शन होते हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो मीन्स अगर एक दफा कॉइन को टास्क करें तो 2 ऑप्शन है। अब 3 कॉइन टास्क करें तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो हमारे पास 8 पॉसिबल ऑप्शन आने चाहिए थे, तो हमारे पास 8 ही ऑप्शन है। तो ये आप ट्री डायग्राम से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल इस तरह लिख के भी आपको आइडिया हो सकता है कि क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन आ सकते हैं। तो हमारे पास ये 8 पॉसिबल ऑप्शन है। तो एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या, हमें क्या एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है नंबर ऑफ हेड्स की जो अपीयर हो रहे हैं। तो एक्स में हेड अपीयर, या तो कोई हेड अपीयर ना हो, जिस तरह ये इस केस में कोई हेड अपीयर नहीं हो रहा, या एक हेड अपीयर हो सकता है, या 2 हेड अपीयर हो सकते हैं, या तीनों हेड अपीयर हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज होंगी जो हम वेरिएट करेंगे। या तो कोई हेड नहीं, 0 मीन्स नो हेड, 1 means 1 head appear, 2 means 2 heads appear, 3 means 3 heads appear। तो इन तीनों की हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेते हैं। तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा हमारे पास कि 0 मीन्स कोई हेड ना हो, तो कोई हेड ना हो तो ये आपके पास एक ही ऑप्शन है इसमें कोई हेड नहीं, ये तीनों टेल। तो ये हमारे पास क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल हमारे पास 8 ऑप्शन है तो 1/8 ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। फिर एफ ऑफ वन मीन्स एक हेड अब कहाँ कहाँ है आपके पास, एक हेड ये एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी सिंगल हेड है और यहाँ पे भी सिंगल हेड है। कितने हैं, 1 2 3 दफा एक हेड है, तो मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 8। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स आपके पास दो कितने दफा है वो देख लें, ये एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, तो ये भी 3 दफा है, तो 3/8। और एफ ऑफ 3 मीन्स 3 हेड हो, तो 3 हेड कितनी दफा है, एक दफा है, तो एफ ऑफ 3 आपके पास क्या आ गया 1/8। इसी चीज को अब हमने, ये एक्स आपके पास था 0 1 2 3 की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखी है एफ ऑफ एक्स जो मैंने ऊपर कैलकुलेट की है, 1/8, 3/8, 2 के लिए 3/8 और 3 के लिए 1/8। अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो फार्मूला के एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ ऑफ एक्स के साथ, कि वेरिएबल को उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई 1/8 गिव्स 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3/8 गिव्स 3/8, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/8 गिव्स 6/8, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/8 गिव्स 3/8। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फार्मूला है कि हमने इन एक्स मल्टीप्लाई ऑफ एक्स को ऐड करना होता है, तमाम इन आंसर्स को ऐड करना होता है। 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8 equals to 12/8 which is equal to 1.5. So we could expect on the average to get 1.5 heads। तो हमारे पास एवरेज क्या निकल रही है, 3 कॉइन को अगर टास्क करें तो नंबर ऑफ हेड्स आने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज वैल्यू क्या है, वो है 1.5 हेड्स आने के चांसेस है हमारे पास। तो ये है हमारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, या सिंपल वर्ड्स में एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ फेलियर्स, कि नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस, कि पहली दफा सक्सेस आए तो उसके बाद नंबर ऑफ फेलियर्स क्या है इन एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेल्स। तो ट्रेल्स इंडिपेंडेंट हैं किसी दूसरे पे, वो किसी की वजह से कुछ चेंज नहीं हो रहे, कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, और इनफाइनाइट ट्रेल्स हैं। ट्रेल्स मींस आपने कितनी दफा वो टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है। वो लेट्स सपोज आप कह देते हैं कि इस तरह क्वेश्चन में कि हेयर पी रिप्रेजेंट सक्सेस एंड क्यू रिप्रेजेंट्स फेलियर, कि पी को आप सक्सेस के लिए यूज कर रहे हैं और क्यू को आप फेलियर के लिए यूज कर रहे हैं। और हम जानते हैं एज वी नो दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1,
सो वी हैव p प्लस q इक्वल्स टू 1। हम जानते हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है डिस्क्रीट के केस में, और अगर कॉन्टिन्यूस का केस होता है इंटीग्रल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो हमने यूज किया सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। तो अगर हमने एक ज़ाहिर है या तो या सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, तो सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल्स टू 1। तो लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस। हम कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल x है जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ फेलियर्स को प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस। Then x takes values x equals to 0, 1, 2, 3 up to so on। तो फिर x कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, वो 0 हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, 2, 3 up to so on। ठीक है, the respective probabilities are। तो सबसे पहले जरा पहली सक्सेस बोला उन्होंने, क्वेश्चन में था कि प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस होगी, उसके बाद सक्सेस कांस्टेंट रहेगी और बाकी फेलियर ऐड अप होते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेल्स हैं। तो पहला p सक्सेस, सेकंड सक्सेस कांस्टेंट रहा और साथ एक फेलियर मिल गया, फिर सक्सेस एज इट इज और q का स्क्वायर, फिर सो ऑन q p हो जाएगा, q 4p हो जाएगा, q 5p हो जाएगा, तो सो ऑन चलता जाएगा। ये सक्सेस रिपीट हो रही है, मींस सक्सेस सेम रह रही है, वो क्यों कहा गया है, और फिर हर सक्सेस के साथ हमें फेलियर मिल रहा है, सक्सेस फिक्स है। क्वेश्चन में क्यों गिवन है, दोबारा क्वेश्चन की तरफ अगर मैं जाऊं तो ये लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस इन एन इनफाइनाइट सीरीज। सक्सेस फर्स्ट सक्सेस है विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट है और पहली दफा आपको सक्सेस मिलना है और बाकी सारे फेलियर्स हैं कितने, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट फेल्स। तो इनफाइनाइट सीरीज है तो पहला सक्सेस, फिर सक्सेस के साथ फेलियर, फिर सक्सेस के साथ फेलियर इनटू फेलियर, फेलियर स्क्वायर, फिर सक्सेस के साथ फेलियर स्क्वायर इनटू फेलियर, फेलियर क्यूब हो जाएगा, क्यू क्यूब पी हो जाएगा। तो इस तरह फिर हमारे पास सीरीज बनेगी पी क्यू पी क्यू स्क्वायर पी क्यू क्यूब पी क्यू 4p अप टू सो ऑन। हेंस एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है x1 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय f of x2 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय f of x3 एंड सो ऑन। तो वैल्यूज पुट करते हैं, पहला रैंडम वेरिएबल 0 और 0 से सक्सेस p प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू p प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर p प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय क्यू क्यूब p अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे ये पहली टर्म तो 0 है, बाकी आगे नेक्स्ट हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, q और p कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये चीज हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये फार्मूला बनेगा 1 माइनस q रेज टू पावर माइनस 2। ये बनामियल सीरीज का फार्मूला है हमारे पास। तो बनामियल सीरीज हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है चैप्टर 8 में, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और वैसे डायरेक्ट भी ये फार्मूला है हमारे पास 1 माइनस q की पावर माइनस 2। इस फार्मूले को अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगी जो हमारे पास है 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर अप टू सो ऑन, तो which is equal to qp into 1 minus q raised to power minus 2 which is equal to qp into p। अब 1 में क्योंकि हमारे पास है p plus q equals to 1, तो यहाँ से 1 minus q किसके बराबर होगा, p के बराबर होगा। तो p की पावर माइनस 2 इंटू p की पावर प्लस 1 विच गिव्स q by p। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। तो बनामियल सीरीज क्योंकि नेगेटिव टर्म के लिए होती है इसलिए मैंने इसको बनामियल सीरीज का बोला है। तो बनामियल थ्योरम और बनामियल सीरीज सेम ही है, सिर्फ थ्योरम में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और सीरीज में हम फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर्स को डील करते हैं, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ ये बनामियल सीरीज यहाँ पे यूज हो रही है, इस फार्मूले के बराबर आ रही है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A man draws 2 balls from a bag containing 3 white and 5 black balls. If he receives rupees 70 for every white ball he draws and rupees 7 for every black ball, find his expectation or expected value or mathematical expectation। ये क्वेश्चन हमारे पास है बड़ा सिंपल सा कि मैं आदमी ने 2 बॉल्स को ड्रॉन करना बैग से, और जिसमें बैग में क्या किया 3 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, टोटल बॉल्स 8 हैं, उसमें से 2 बॉल्स को ड्रॉन करना है। तो अगर तो वो व्हाइट बॉल को ड्रा करता है तो 70 रुपीज उसे मिलेंगे, और अगर वो ब्लैक बॉल को ड्रा करता है 7 रुपीज उसे मिलेंगे। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो आंसर इसका टोटल बॉल्स 8, सिलेक्ट कितनी करनी है हमने 2, क्योंकि कहा गया कि मैन ड्राज 2 बॉल्स, टोटल है 3 + 5 = 8, सिलेक्टेड बॉल्स 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सिलेक्टेड बॉल्स, तो हमारे पास टोटल में से हमने 2 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, मींस 8 चूज 2 8 C2, ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सिलेक्टेड बॉल्स इक्वल्स टू 8 में से हमने 2 बॉल्स को चूज करना है,
तो इसका फार्मूले का अगर ओपन करूँ तो ये होता है दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल into 8 minus 2 factorial means 8 factorial divided by 2 factorial into 6 factorial which gives 28। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, तो कैलकुलेटर से भी अगर आप इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट ये ऑप्शन मिलता है हमें, एनसीआर हमारे पास कैलकुलेटर में है, तो वहाँ से हम ये यूज कर सकते हैं 8C2 इक्वल्स टू 28। अब हम बारी बारी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटीज देख लेते हैं और इस तरह ब्लैक बॉल के लिए भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो P1 प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं कि व्हाइट बॉल हमारे पास आती है, अगर तो दो की दोनों बॉल्स हमें व्हाइट मिल जाएं तो व्हाइट बॉल्स टोटल कितनी है 3, तो 3 में से 2 व्हाइट बॉल्स और 5 में से हमारे पास कोई भी व्हाइट बॉल ना मिले। कि मतलब हमें अब पहला केस हम क्या ले रहे हैं, अब इसके हम 3 तरह के केस हमारे पास बन सकते हैं। पहला केस कि दोनों की दोनों व्हाइट बॉल्स हमें मिल जाएं, दूसरा केस बन सकता है कि एक व्हाइट बॉल मिले एक ब्लैक बॉल मिले, और तीसरा केस बन सकता है हमें तीनों ब्लैक बॉल्स मिल जाए। इन तीनों केसेस के लिए हम अलग अलग से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला केस है हमारे पास कि 3 में से 2 मिली हमें व्हाइट बॉल्स और 5 में से कोई भी ब्लैक बॉल नहीं मिली, क्योंकि टोटल 2 बॉल सेलेक्ट करनी थी, तो अगर 3 में से दोनों व्हाइट बॉल आ गई हैं तो फिर ब्लैक बॉल हमारे पास नहीं होगी। तो 3C2 मल्टीप्लाई बाय 5C0 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड बॉल्स। तो 8 में से क्योंकि 2 बॉल सेलेक्ट करनी है तो तुम्हारे पास ऑप्शन टोटल कितने हैं 28। तो 3C choose 2 gives 3, 5 choose 0 gives 1 divided by 28 which is equal to 3 by 28। तो अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास था कि हम व्हाइट बॉल हमारे पास एक आ जाए और ब्लैक बॉल भी एक आ जाए। तो 3 में से तीन टोटल व्हाइट बॉल्स थी, तो 3 में से एक बॉल चूज करनी है, फिर 5 बॉल ब्लैक थी तो 5 में से एक चूज करनी है। तो 3 choose 1 gives 3, 5 choose 1 gives 5 divided by total, तो 3 into 5 gives 15, 15 over 28। एंड थर्ड ऑप्शन था, थर्ड पॉसिबिलिटी थी हमारे पास कि हमारे पास व्हाइट बॉल कोई भी ना हो और दोनों हमारे पास ब्लैक बॉल्स हों। तो 3 व्हाइट में से कोई भी नहीं है व्हाइट बॉल, तो 3 choose 0, 5 में से 2 ब्लैक ले रहे हैं तो 5 choose 2, 3 choose 0 gives 1, 5 choose 2 0 gives 10, तो 1 into 10 equals to 10 divided by 28। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई 3 पॉसिबल ऑप्शंस। तो लेट x डिनोट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड। देन अगर x हम कहते हैं कि अमाउंट रिसीव करते हैं तो देन x1 इक्वल्स टू 2, पहले के केस हमने जो बनाया था, पहले केस में क्या था कि दोनों की दोनों व्हाइट बॉल्स हों, तो व्हाइट बॉल्स के लिए हमें 70 रुपीज मिलते हैं। तो 2 into 70 प्लस 0 into 7 गिव्स 140। सेकंड केस था हमारे पास एक व्हाइट बॉल हो और एक ब्लैक बॉल हो, तो 1 gives 70 प्लस 1 gives 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 77। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 77। और तीसरा केस था हमारे पास कि हमारे पास व्हाइट बॉल कोई भी ना हो और दोनों ब्लैक बॉल्स हो, तो 0 into 70 प्लस 2 into 7 gives 14। So hence the required expectation equals to expected value of x equals to summation x multiplied with their probabilities. So variable multiplied with their corresponding probabilities, which is equal to x1 p1 of x plus x2 p2 of x plus x3 p3 of x equals to x1 हमारे पास क्या आ रहा है 140 multiply with probability क्या 3 by 28, second probability थी 15 by 28 multiply by x2 क्या था 77 प्लस थर्ड प्रोबेबिलिटी थी 10 by 28 और P3 हमारे पास था 10 by 28 और x3 क्या आ रहा है 14। इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 15 प्लस 41.25 प्लस 5 गिव्स 61.25। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई जब हमारे पास एक 8 बॉल्स हैं उनमें से 2 बॉल्स रन करनी है और उसमें से 3 वाइट हैं और 5 ब्लैक हैं, जो हमें सिनेरियो दिया गया था उसके मुताबिक ये हमारे पास आंसर आएगा। इस तरह से डिफरेंस हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि एक और क्वेश्चन इससे रेलेवेंट कॉन्टिन्यूस के केस में देख लेते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x हैविंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x equals to 2 into 1 minus x where x lies between 0 and 1, 0 elsewhere। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। अभी क्यों पीस वाइज फंक्शन है, इंटरवल के केस में हमें डाटा दिया गया है, मींस कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला हमने पढ़ा था कि हम समेशन को रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रल के साथ। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x टाइम्स f of x dx व्हिच इज इक्वल टू फंक्शन पुट करेंगे, ज़ाहिर है 0 से 1 पे इंटीग्रेट करने को कहा गया, बाकी तमाम जगह पे इंटरवल 0 है और 0 की इंटीग्रेशन क्योंकि 0 होती है फिर बाकी हमने नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 लिखा।
कि हमें अब पता है कि जब जीरो की इंटीग्रेशन की जाए तो हमारे पास जीरो ही आता है, तो बाकी इस इंटरवल के अलावा हमारे पास फंक्शन क्योंकि जीरो है, और जब जीरो को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो मिलेगा, तो इसलिए हमने बाकी कुछ भी नहीं पोर्शन, सारे पोर्शन निगलेक्ट कर दिए, सिर्फ लिख दिया जीरो से लेके वन पे इंटीग्रेट किया, फंक्शन है 2 × 1 - x, 2 × x × 1 - x, यहाँ पे x मिसिंग है, तो हमारे पास यहाँ पे x भी यहाँ पे है, यहाँ पे 2 × x यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 × x × 1 - x। तो x की इंटीग्रेशन होती है x²/2, x² की इंटीग्रेशन होती है x³/3, तो 0 से 1, जब हमारे पास ये लिमिट क्या है 0 से 1, 1 पुट करेंगे तो 1/2 - 1/3, तो 2 × 1/2 - 1/3 गिव्स 1/3। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है कॉन्टिन्यूस पैरेलल वेरिएबल के केस में, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसी तरह हमने अभी सिर्फ और सिर्फ किया था, कोई रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन फाइंड की थी, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड की थी। अब हम ये कर सकते हैं कि अगर फंक्शन ले लें, रैंडम वेरिएबल को फंक्शन बना लें और उसकी पे एक्सपेक्टेशन फाइंड करें। तो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। Let h of x be a function of the random variable x, then h of x is also a random variable and also has an expected value as any function of a random variable is also a random variable। कि हम अगर एच एफ एक्स कोई फंक्शन है किसी रैंडम वेरिएबल एक्स का, तो एच एफ एक्स को भी हम क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, और उसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, क्योंकि एनी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज आल्सो ए रैंडम वेरिएबल। कि कोई फंक्शन हो रैंडम वेरिएबल का तो वो भी क्या होता है, रैंडम वेरिएबल ही होता है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, एच एफ एक्स को भी फिर हम क्या ट्रीट करेंगे, रैंडम वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करेंगे। इफ एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल with probability distribution function f of x, then since h of x takes the values h of xi when x equals to xi, the expected value of the function h of x is expected value of h of x equals to h of x1 multiplied by f of x1 plus h of x2 multiplied by f of x2 plus so on h of xn f of xn, which is equal to summation x summation I h of xi f of xi dx नहीं यहाँ पे आएगा, सम के केस में dx नहीं आता, ये गलती से यहाँ पे होगा, dx को यहाँ पे कैंसिल कर लें। प्रोवाइडेड द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, प्रोवाइडेड द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, dx को आप यहाँ से रिमूव कर लेंगे कि हमें सिर्फ इनकी प्रोडक्ट चाहिए, तो इनका सम लेना था। कॉन्टिन्यूस के केस में नीचे हम जब करेंगे तो फिर हम सिर्फ dx को लिखेंगे, यहाँ से इस dx को रिमूव कर लें। तो ये हमारे पास हमने जैसे ऊपर बोला कि हमने अगर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें फंक्शन को ही क्या करेंगे, रैंडम वेरिएबल के तौर पे ले लेंगे। वहां पे सिर्फ x1 लेते थे, यहाँ हमने क्या ले लिया, h of x1 ले लिया। तो सिमिलरली इफ x is a continuous random variable with probability density function f of x, then expected value of h of x equals to integral -∞ to infinity h of xi f of xi dx, provided the integral exists. In particular, if h of x equals to x square, then expected value of x square equals to summation xi square f of xi। यहाँ पे जो भी अभी फंक्शन अगर हमारे पास हमने x square लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, summation xi square f of xi, अगर डिस्क्रीट का केस है। It is relevant to note that expected value of x square is not the same as expected value of x का whole square। जाहिर है एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर कोई आपके पास वेरिएबल है एक्स का स्क्वायर, और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर लें तो टोटली डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर लिया जा रहा है, यहाँ पूरी मीन एवरेज वैल्यू का स्क्वायर लिया जा रहा है, दो ये डिफरेंट चीजें हैं, जिसको आपने सेम कंसिडर नहीं करना कि एक्स स्क्वायर की अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है मींस एक्स स्क्वायर की मीन वैल्यू फाइंड कर रहा है, और अगर मीन के फिर आगे स्क्वायर लेना है तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अगेन इफ h of x equals to x minus mu का स्क्वायर, ये mu हम मीन की बात करते हैं, यहाँ जिक्र भी है where mu is the population mean, then expected value of x minus mu का स्क्वायर equals to summation xi minus mu का स्क्वायर f of x। expected value of x minus mu का स्क्वायर equals to summation xi minus mu का स्क्वायर f of x। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, ये कहते हैं अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या हो जाए, x minus mu। We call this expected value the variance and denoted by variance of x or sigma square. That is sigma square equals to expected value of x minus mu का square, which is equal to expected value of x square minus expected value of x whole square। ये स्टैट्स में हमने वेरिएंस का फार्मूला भी पढ़ा था
तो हमने इस तरीके से भी उसको कैलकुलेट किया था कि एक्स किसी रैंडम वेरिएबल एक्स से हम मीन को सब्ट्रैक्ट करें, उसका स्क्वायर लेके एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये भी हमने पढ़ा था। और डायरेक्ट ये भी फार्मूला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ा था, वेरिएंस भी पढ़ा था। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ये आगे लिखा भी होगा। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस एज बिफोर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। बिफोर मींस हमने स्टैट्स के कोर्स में ये बातें पढ़ी थी कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, वेरिएंस क्या होता है। तो यहाँ पे हमें कोई नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करने को कहा गया, व्हाट इज वेरिएंस एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये उसके फार्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। It is used to note the following important results about variance. Variance of x cannot be negative. वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। वेरिएंस जब भी फाइंड करेंगे आप हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेगा आपको, वेरिएंस नेगेटिव नहीं हो सकती। और कांस्टेंट की वेरिएंस हमेशा जीरो होगी। वेरिएंस ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो वेयर ए इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट ये चाहे जितना भी बड़ा कांस्टेंट क्यों ना हो, जब उसकी वेरिएंस फाइंड कर रहे होंगे तो आपको आंसर जीरो ही मिलेगा, क्योंकि इसके फार्मूले में हमारे पास वेरिएबल की बात सारी हो रही है। तो कांस्टेंट जब आ जाएगा तो कांस्टेंट हमारे पास फिर जीरो ही आंसर देगा। वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट टाइम वेरिएबल वेरिएंस ऑफ ax इक्वल्स टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। अगर वेरिएंस किसी कांस्टेंट के साथ ले रहे हैं तो कांस्टेंट का स्क्वायर बाहर आएगा और वेरिएंस ऑफ x एज इट इज वेयर a इज a constant. Similarly, variance of ax plus b equals to a square variance of x, where a and b are constants. कि अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल में जाहिर है, क्योंकि वेरिएंस ऑफ ax plus b means वेरिएंस ऑफ ax plus वेरिएंस ऑफ b, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। वेरिएंस ऑफ ax प्लस वेरिएंस ऑफ b, और कांस्टेंट का वेरिएंस जीरो होता है तो वेरिएंस ऑफ b जीरो हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ ax इक्वल्स टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। More generally, if h of x equals to x raised to power k varies from 1 to 3 up to so on, then expected value of x raised to power k equals to summation xik f of xi, which we call the kth moment about the origin of the random variable x, and we denote it by mu k prime. हमारे पास क्या मोमेंट अबाउट द ओरिजिन की बात कर रहे हैं। अगर हम रैंडम वेरिएबल को ले लें x रेज टू पावर k, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जिसमें हमने पहले एक्स स्क्वायर की बात की, तो यहाँ पे अगर एक्स के हो जाए तो समेशन एक्स आई के एफ ऑफ एक्स आई विच वी कॉल द kth मोमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x एंड वी डिनोटेड बाय म्यू के प्राइम। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट सिर्फ एक्सपेक्टेड एक्स होगा तो वो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, एक्स स्क्वायर होगा तो सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, एक्स क्यूब कर दें यहाँ पे वो थर्ड मोमेंट अबाउट रीजन है, यहाँ एक्स फोर करते हैं तो वो फोर्थ मोमेंट अबाउट रीजन है। इस तरीके से हमारे पास ये मोमेंट फाइंड करने के क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सिमिलरली इफ एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू रेज टू पावर के वेरीज फ्रॉम 1 to 3 up to so on, then we get an expected value called the kth moment about the mean। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल से हम मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे वेरिएबल से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो तो मीन जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं मीन जीरो, तो इसलिए हमने ओरिजिन बोला। यहाँ मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है मोमेंट अबाउट मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स विच वी डिनोट बाय म्यू के। तो इनमें थोड़ा सा फर्क है। अगर हम ओरिजिन को से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन जीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल को तो होगा मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और अगर मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो होगा मोमेंट अबाउट मीन। तो इन दो चीज़ें हैं हमारे पास, इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी हमारे पास होंगे, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में या ऐसी लेक्चर में देखते हैं कि हम इसको भी देखेंगे कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। तो एक क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेते हैं हम डिस्क्रीट के केस का। डिस्क्रीट के केस में हमारे पास ये क्या चीज़ है, रैंडम वेरिएबल किस तरीके से डील करता है। तो डिस्क्रीट के केस में हम एक क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये वो हमारे पास पहले तो ये फार्मूला म्यू के का कि म्यू के इक्वल्स टू expected value of x minus mu power k equals to summation of xi minus mu power k f of xi. In case of continuous random variable, the summations are replaced by integrals. तो ये हमारे पास मोमेंट अबाउट मीन का फार्मूला है, क्योंकि मीन से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनसे फंक्शन हमने सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल तो सॉल्व किया है। जब भी हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल को देखा वो क्या होता है, तो उसमें वेरिएंस का क्या फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है, और क्या कहते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होता है, मोमेंट अबाउट मीन क्या होता है, ये फार्मूले हमने देखे हैं। इन सब को हमने यूज़ करना है अपने कमिंग लेक्चर्स में। हम इनको देखेंगे कि इनके क्या क्या जवाब हमारे पास होते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। तो इस लेक्चर में हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या हैं, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होता है, मोमेंट अबाउट मीन क्या होती है।
तो इनको आप थोड़ा सा फैमिलीराइज हो जाएं, तो फिर इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आज के लिए इधर ही वाइंड अप मैं करता हूँ, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये क्या चीज़। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।